नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आई प्लानेट कम्युनिकेशन सेंटर की स्मार्ट क्लास की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से RSCIT बुक के लेसन नंबर 5 फाइनेंशियल लिटरेसी एंड डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशंस अर्थात वित्तीय साक्षरता व डिजिटल भुगतान अनुप्रयोग के अंतर्गत ऑनलाइन बैंकिंग, खाता खोलना और जनधन योजना के बारे में बताने जा रहा हूं। ये वीडियो दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ही खास होगी। दोस्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को पूरा देखें, इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग क्या है? सबसे पहले हम ये जानते हैं तो ऑनलाइन बैंकिंग जो है एक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है जो वित्तीय संस्थानों के ग्राहकों को संस्थान द्वारा संचालित वेबसाइट पर वित्तीय ट्रांजैक्शन जैसे कि खातों में भुगतान, रोजमर्रा के बिलों का भुगतान, बीमा प्रीमियम का भुगतान, बैंक स्टेटमेंट आदि की अनुमति देता है। ये खुदरा बैंक, वर्चुअल बैंक और वित्तीय ब्रोकर के माध्यम से भी संभव है। आगे देखिए, यह इंटरनेट बैंकिंग, नेट बैंकिंग, ई बैंकिंग या वर्चुअल बैंकिंग के रूप में भी जाना जाता है। देखिए दोस्तों, ऑनलाइन बैंकिंग जो होती है उसको हम इंटरनेट बैंकिंग है या नेट बैंकिंग है या ई बैंकिंग है चाहे वर्चुअल बैंकिंग है, हम किसी भी रूप में इन सबको ऑनलाइन बैंकिंग ही कहते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए हम किसी भी खाते में भुगतान कर सकते हैं, रोजमर्रा के बिलों का भुगतान कर सकते हैं, बीमा प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं और बैंक स्टेटमेंट आदि की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। आज जो है सभी बैंक हैं और जो भी वित्तीय संस्थान हैं वो अपने ग्राहकों को ऑनलाइन बैंकिंग सुविधा प्रदान करते हैं। आज आपने देखा होगा सभी बैंक और वित्तीय संस्थान जो हैं अपने ग्राहकों को ऑनलाइन बैंकिंग सुविधा प्रदान करता है। यह पारंपरिक बैंक सिस्टम से अलग है जहां ग्राहक अपनी सेवाओं का उपयोग करने के लिए बैंक शाखा में जाते हैं। पहले क्या है, हर सेवा के लिए ग्राहक को बैंक में जाना पड़ता था, लेकिन अब जो है सभी बैंक और वित्तीय संस्थान अपने ग्राहकों को सारी सुविधाएं ऑनलाइन ही प्रदान करते हैं। आगे देखो दोस्ती, इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करने के लिए एक ग्राहक को वित्तीय संस्थान के साथ पंजीकरण कर क्रेडेंशियल्स प्राप्त करने होते हैं। आज आपने देखी दोस्तों, इंटरनेट बैंकिंग ली होगी या उसका उपयोग किया होगा, तो आप जानते हैं कि जब इंटरनेट बैंकिंग का हम उपयोग करते हैं तो उससे पहले ग्राहक को जो है उस वित्तीय संस्थान के साथ पंजीकरण करना होता है, कुछ फॉर्मेलिटी पूरी करनी होती हैं। उनमें जो है उसको उपयोगकर्ता आईडी, जिसको हम यूज़र आईडी भी कहते हैं, यूज़र नेम, पासवर्ड और ग्राहक सत्यापन के लिए
अन्य क्रेडेंशियल्स भी इसमें शामिल होते हैं, क्योंकि अगर ये फॉर्मेलिटी पूरी नहीं हुई तो हम इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग नहीं कर सकते। तो हमको इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करने के लिए हमारे पास यूज़र आईडी या जिसको हम यूज़र नेम भी कहते हैं, पासवर्ड भी होना चाहिए और यूज़र आईडी भी होना चाहिए, और हमारा ग्राहक सत्यापन यानी कस्टमर जो ऑथेंटिकेशन है वो भी होना चाहिए। आज जो है एक सुरक्षित वेबसाइट का उपयोग करने के अलावा ट्रांजैक्शन को और सुरक्षित बनाने के लिए वित्तीय संस्थानों द्वारा ओटीपी ग्राहक के पंजीकृत मोबाइल पर भेजा गया एक पासवर्ड का उपयोग भी किया जाता है। देखिए दोस्तों, आज आप सभी जानते हैं कि जो भी हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो एक सुरक्षित वेबसाइट का उपयोग करने के अलावा उस ट्रांजैक्शन को और सुरक्षित बनाने के लिए जो वित्तीय संस्थाएं हैं वे क्या करती हैं कि ग्राहक के पंजीकृत मोबाइल पर एक ओटीपी भी भेजती हैं जब वो ट्रांजैक्शन करता है। उस ट्रांजैक्शन से वो जो लेन देन है वो और भी सुरक्षित बन जाता है। इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करने के लिए ग्राहक को संबंधित वित्तीय संस्थान की वेबसाइट पर जाना होता है। तो आप सभी जानते हैं जब भी हम इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करेंगे तो सबसे पहले ग्राहक को या हम सबको संबंधित जो वित्तीय संस्थान है उसकी वेबसाइट पर जाना होगा, जहां आवश्यक जानकारियां प्रदान कर ग्राहक सभी आवश्यक सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। जहाँ जो भी आवश्यक जानकारियां हैं वो प्रदान करके हम सभी आवश्यक सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। आमतौर पर यह वित्तीय संस्थान ग्राहकों द्वारा किए गए ट्रांजैक्शन से संबंधित मैसेज और ईमेल ग्राहकों को भेजते भी हैं। आप जानते हैं आज जितने भी वित्तीय संस्थान हैं, कोई सी भी ले लो, चाहे एसबीआई की, बीओबी की, पीएनबी की, किसी भी बैंक की ले लो, तो सारी जो संस्थान हैं वो ग्राहकों को उनके द्वारा जो किए गए ट्रांजैक्शन हैं उनसे संबंधित मैसेज और ईमेल वो ग्राहकों को भेजते रहते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग के लाभ, ऑनलाइन बैंकिंग के क्या लाभ हैं वो अब देखिए। ऑनलाइन बैंकिंग ग्राहक और बैंक दोनों के लिए कई फायदे प्रदान करता है। उनमें कुछ लाभ निम्न हैं। पहली बात, ऑनलाइन जो है ट्रांजैक्शन हम कहीं भी और किसी भी समय कर सकते हैं। यहाँ 24/7 का मतलब है 24 घंटे और 7 दिन। अगला ये है ट्रांजैक्शन पर कम लागत या सामान्य लागत में कटौती। जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है वो कम लागत में ही हो जाता है। उसमें समय की जो है बचत भी होती है, वो बहुत सुरक्षित होता है क्योंकि वो ओटीपी के माध्यम से भी होता है। पैसे तुरंत और सही जगह स्थानांतरित करना, हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की वजह से पैसे को तुरंत और जो है सही जगह पर भेज सकते हैं। और घर से बैठे बैठे यूटिलिटी बिल भरना और अन्य सेवाओं का लाभ भी ले सकते हैं। आज आप देखिए इंटरनेट बैंकिंग की वजह से, ऑनलाइन बैंकिंग की वजह से हम घर बैठे कोई भी बिल, चाहे वो बिजली का हो, टेलीफोन का हो, नल का हो, या मोबाइल में ट्रांजैक्शन है, मोबाइल का बिल है, मोबाइल का रिचार्ज है, या कोई भी हमारी LIC की प्रीमियम है, और भी बहुत सारे जो लाभ हैं, चाहे ऑनलाइन टिकट बुक करना, ये सारे काम जो हैं हम घर बैठे ही कर सकते हैं। तो ये सभी जो है
हमको लाभ मिलते हैं। अब देखिए ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से कौन कौन सी सेवाएं होती हैं। तो सर्विसेज थ्रू ऑनलाइन बैंकिंग। तो देखो दोस्तों, आज बैंक की लगभग सभी सेवाएं जो कि पारंपरिक बैंकिंग के साथ उपलब्ध हैं, उन्हें ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से भी एक्सेस किया जा सकता है। आज देखिए बैंक जो भी हमको सुविधाएं देती हैं, उन सभी को हम ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से एक्सेस कर सकते हैं। ऑनलाइन उपलब्ध कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं नीचे दी गई हैं। उनमें सबसे पहली है आधार प्रमाणीकरण के जरिए बैंक खाता खोलना। आज देखिए हम ऑनलाइन जो है बैंक खाता खोल सकते हैं केवल आधार के प्रमाणीकरण के जरिए। अपने खाते की शेष राशि और स्टेटमेंट की जानकारी भी हम प्राप्त कर सकते हैं कि हमारे खाते में कितनी राशि शेष है। स्टेटमेंट जो है 7 दिन का, 10 दिन का, 3 महीने का, 6 महीने का, 1 महीने का हम प्राप्त कर सकते हैं ऑनलाइन। अपने खाते से किसी और के खाते में धन स्थानांतरित कर सकते हैं, ये भी हम ऑनलाइन कर सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट जिसको हम एफडी कहते हैं, या अन्य निवेश करना और उनका प्रबंध करना। आज देखिए हम जो है बैंक में ऑनलाइन एफडी करा सकते हैं और कोई भी निवेश कर सकते हैं और उनका प्रबंधन भी कर सकते हैं। यूटिलिटी बिल है, चाहे टेलीफोन बिल है, मोबाइल बिल है, क्रेडिट कार्ड बिल है, इत्यादि का भुगतान भी हम ऑनलाइन कर सकते हैं। डिमांड ड्राफ्ट जिसको हम डीडी बोलते हैं, चेक बुक के लिए अनुरोध करना, चेक का भुगतान रोकना, अपने डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक या अनब्लॉक करना, ये भी हम ऑनलाइन कर सकते हैं। चेक बुक के लिए हम अनुरोध भी कर सकते हैं। कोई किसी को हमने चेक दे दिया गलत तरीके से या उसका भुगतान रोकना है तो हम ये भी ऑनलाइन रोक सकते हैं। अपने जो डेबिट कार्ड है जिसको हम एटीएम कार्ड बोलते हैं, या जो क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक भी कर सकते हैं, अनब्लॉक कर सकते हैं। और डेबिट कार्ड का अगर मान लो हम पिन भूल जाएं तो उसको रीजनरेट के लिए अनुरोध भी कर सकते हैं। ये सभी काम जो है हम ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन भुगतान में आपको क्या ध्यान रखना आवश्यक है, अब वो देखिए। अपने कार्ड की डिटेल्स खुद ही डालें और सही डालें। यदि आप एटीएम कार्ड से, डेबिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं तो उसकी डिटेल खुद डालें। अगर आप इंटरनेट बैंकिंग के जरिए कर रहे हो तो आप आईडी और पासवर्ड सही डालें। एटीएम कार्ड से करने पर अपना जो पिन है या ओटीपी है या सीवीवी नंबर जो कार्ड के पीछे लिखा होता है 3 अंक का, या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। जब भी हम ऑनलाइन भुगतान करें तो ये ध्यान रखना आवश्यक है कि अपना जो है पिन है या ओटीपी है या सीवीवी नंबर है या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड है, ये किसी को ना बताएं, किसी के साथ इसको शेयर भी ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग जो है सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल या जो सिक्योर नेटवर्क है उससे करें। तो ये बात जो है हमको ध्यान रखना आवश्यक है। अब दोस्तों हम पढ़ते हैं खाता खोलने की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ ओपनिंग इन एन अकाउंट। तो देखिए दोस्तों, आज हम जो है खाता भी ऑनलाइन खोल सकते हैं। पहले हम बैंक में जाकर के खाता खुलवाते थे। अब जो है आप ऑनलाइन स्वयं भी खोल सकते हो या ई मित्र के माध्यम से भी खोल सकते हो। एक बैंक खाता खोलने के लिए
आपको सबसे पहले उस खाते के प्रकार को तय करना चाहिए जिसे आप खोलना चाहते हो, कि हमको बचत खाता खोलना है या चालू खाता खोलना है या आवर्ती खाता खोलना है। पहले तो हमको ये निश्चित करना चाहिए। जब ये निश्चित हो जाए कि हमको किस प्रकार का खाता खोलना है, तो एक बार फैसला करने पर आप निकटतम बैंक शाखा से संपर्क कर सकते हैं। वहाँ जो बैंक के जो अधिकारी हैं प्रपत्र फॉर्म को भरने में आपकी सहायता करेंगे। आप चाहें तो इसको ई मित्र या स्वयं भी इसको ओपन कर सकते हैं। और आपको शाखा में एक बैंक खाता खोलने के लिए जो विभिन्न आवश्यक दस्तावेज हैं उसके बारे में भी वो अधिकारी बताएंगे, सूचित करेंगे। आप चाहें तो अब ई मित्र के माध्यम से या ऑनलाइन भी स्वतः ही बैंक खाता खोल सकते हैं, जिसमें आपको आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने होंगे और फॉर्म को डाउनलोड कर आवश्यक दस्तावेजों के साथ उसे बैंक में जमा कराना भी होगा। तो इस तरह से दोस्तों हम ऑनलाइन जो है खाता भी खोल सकते हैं या बैंक में जाकर के भी खाता खुलवा सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं जनधन खाता। प्रधानमंत्री जनधन योजना भारत सरकार द्वारा अगस्त 2014 में शुरू की गई ये एक राष्ट्रीय योजना है। हमको ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना जो एक राष्ट्रीय योजना है, इसको भारत सरकार द्वारा अगस्त 2014 में शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य एक निश्चित करना है कि भारत के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तक वित्तीय सेवाएं जैसे कि बचत व जमा बैंक खाता, प्रेषित धन जिसको हम कहते हैं रिमिटेंस, क्रेडिट, बीमा, पेंशन इत्यादि ये किफायत तरीकों से पहुंच सके। यह जनधन खाता का उद्देश्य है। अब हम पढ़ते हैं जो ये रेमिटेंस होता है ये क्या है, जिसको हम बोलते हैं प्रेषित धन, जिसको हम रेमिटेंस भी बोलते हैं। तो जब एक प्रवासी अपने मूल देश को बैंक, पोस्ट ऑफिस या ऑनलाइन ट्रांसफर धनराशि भेजता है तो उसे रेमिटेंस कहते हैं। अर्थात किसी दूसरे देश में रह रहे या कार्य कर रहे व्यक्ति द्वारा अपने देश में पैसा भेजना ही रेमिटेंस कहलाता है। बहुत से आपने देखा होगा दोस्तों, जो बाहर काम करते हैं, दूसरे देश में काम करते हैं, तो वे लोग जो हैं अपने देश में पैसा भेजते हैं ऑनलाइन, तो उसको जो है हम रेमिटेंस कहते हैं। अब दोस्तों पढ़ते हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खाता खोलने के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट। आपने देखा होगा कि जब ये खाता खुले थे प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत, तो उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लिए थे या कौन कौन से डॉक्यूमेंट आवश्यक हैं। तो यदि आधार कार्ड उपलब्ध है तो अन्य दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं है। फिर भी यदि पता बदल गया है तो वर्तमान पते का स्वयं ही प्रमाणीकरण दे दें, वो भी पर्याप्त है। अगर मान लीजिए आपके पास आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है तो निम्नलिखित में से कोई भी आधिकारिक दस्तावेज आवश्यक है, जैसे मतदान पहचान पत्र दे दीजिए आप, ड्राइविंग लाइसेंस हो, पैन कार्ड हो, पासपोर्ट या नरेगा कार्ड हो। यदि इन दस्तावेजों में आपका पता शामिल है तो यह पहचान का सबूत और पता
यानी आइडेंटिफाई एंड एड्रेस प्रूफ दोनों के रूप में काम कर सकता है। आधार कार्ड नहीं होने की स्थिति में आप इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। और फिर भी यदि मान लीजिए ये दोनों ही चीज़ आपके पास नहीं है, तो यदि किसी व्यक्ति के पास ऊपर उल्लेखित आधिकारक व दस्तावेज नहीं है, लेकिन उसे बैंकों द्वारा कम जोखिम के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तो वह निम्न दस्तावेजों में से किसी एक को जमा कराकर बैंक खाता खोल सकता है। वो क्या दस्तावेज है, देखिए दोस्तों। पहला है केंद्रीय या राज्य सरकार के विभागों, वैधानिक या नियामक प्राधिकरण, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों द्वारा आवेदक की तस्वीर के साथ जारी पहचान पत्र। अगला है व्यक्ति की एक विधिवत रूप से सत्यापित फोटो के साथ एक गजेटेड अधिकारी द्वारा जारी प्रपत्र। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। जिन लोगों ने ये वीडियो देखी है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। और दोस्तों हमारी इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। एक बार पुनः आप सबके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।